हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ पैसेज टू इंडिया, जो कि लिखा है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ने। जी ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस इसके ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट 1 के अंदर मैंने कैरेक्टर एनालिसिस बताया है, डिटेल कॉन्सेप्ट दिया है, और पार्ट 2 के अंदर मैंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताया है, टाइटल सिग्निफिकेंस बताई है, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बताया है राइटर का, स्ट्रक्चर, सेटिंग, सब कुछ ठीक है। इस वाले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस को, थीम्स को, सिंबल्स को। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले की पॉइंट्स: क्रिटिकल एनालिसिस, थीम्स, सिंबल्स, अ पैसेज टू इंडिया एज एन अटैक ऑन ब्रिटिश imperialism, डिपिक्शन ऑफ लोकल इंडियंस एंड ब्रिटिश कम्युनिटी। ये आज की वीडियो में सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और नंबर 2 ये कि लोकल इंडियंस और ब्रिटिश कम्युनिटी को हम देखेंगे कि कैसे डिपिक्ट किया गया है इस नावल के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास क्रिटिकल एनालिसिस। पैसेज टू इंडिया पब्लिश हुआ 1924 के अंदर, और जब ये नावल पब्लिश हुआ तो E.M. फॉस्टर ऑलरेडी वेल नोन फेमस नावलिस्ट थे। ठीक है, और E.M. फॉस्टर ने 14 ईयर्स तक कोई नावल पब्लिश नहीं किया था। ये हमें पता है कि उन्होंने जो पैसेज टू इंडिया है वो उन्होंने पार्ट्स के अंदर लिखा है, यानी कि उन्होंने जब लिखना शुरू किया फिर उन्होंने छोड़ दिया लिखना, और फिर जब सेकंड टाइम विज़िट के लिए गए वो इंडिया, तब उन्होंने लिखा ये नावल। ये जो आगे मैंने ब्रैकेट में नावल का नाम लिखा है मॉरिस, ये वो नावल था जिसकी वजह से हमारा नावल पैसेज टू इंडिया रुक गया। उन्होंने पहले लिखा ये वाला नावल, बाद में लिखा पैसेज टू इंडिया, और उसको पब्लिश किया 1924 के अंदर। और लिखना कब शुरू किया था? 1912 टू 1913 के दरमियान में। अपॉन इट्स पब्लिकेशन, जब ये नावल पब्लिश हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था, लिटरेरी जर्नल्स में भी, ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स के अंदर भी, और अमेरिकन मैगज़ीन के अंदर भी। और जो इसके रिव्यूज़ आए थे वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल थे, और इस बुक को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली थी। इस बुक के अंदर जो हम लोगों को मेन पर्पस दिखता है वो ये दिखता है कि फॉस्टर ने एक क्वेश्चन किया है इस बुक के अंदर कि यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल हो सकती है। कैन ईस्ट मीट वेस्ट ऑन अ प्लेन where each not only tolerate but also appreciate the others? ये एक क्वेश्चन था जिसको लेकर ये चले इस नावल के अंदर। इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही हम लोगों की सारी कहानी घूमती रहती है इस नावल के अंदर। ठीक है, to show that not only are heights which only the most perspective minds can comprehend but also depths. He shows especially sensitive people finding beauty and God in the lowest of creatures, the jackal and wasp. यानी कि उन्होंने इस नावल के अंदर हर पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है, चाहे वो हाइट्स के अंदर जाके दिया, चाहे वो डेप्थ्स के अंदर जाके दिया, चाहे ब्यूटी को, चाहे गॉड को, चाहे क्रिएचर्स, चाहे स्मॉल क्रिएचर ही क्यों ना हो, वेस्प जैसी, ये छोटी सी एक इंसेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि उन्होंने हर तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की, और फिर हम देखेंगे कि हम लोगों को क्या रिजल्ट्स मिले। Within this framework, he treats of 3 of great religions: Islam, Christianity and Hinduism. ये 3 रिलीजन्स का हम लोगों को दिखाते हैं इस नावल के अंदर, और इन 3 रिलीजन्स का भी इन्होंने फ्रेमवर्क हम लोगों को दिखाया है इस नावल के अंदर। इस्लाम, सबसे पहले इस्लाम आ जाएगा। इस्लाम इज़ शोन इन डिकेडेंट, यानी कि रिफ्लेक्टिंग अ स्टेट ऑफ मॉरल और कल्चरल डिक्लाइंस, स्टेट रिवीलिंग इन पास्ट ग्लोरी। द वेस्टर्नाइज्ड मुस्लिम फाइंड इट हार्ड टू मेंटेन हिज बिलीफ, जिस तरह के अजीज़। ये इस नावल के अकॉर्डिंग हम लोगों को बता रहे हैं। अब फॉस्टर ने इनको चूज़ किया इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि हम लोगों को दिखता है नावल के अंदर वो पोइट्री करते हैं और स्केप्टिसिज्म का शिकार हैं वो। ठीक है, His poetry is devoted, flamboyant exploits of the past. All he appears to have left is a sadness because of the decline of Islam and contempt for the Hindus. नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा क्रिश्चियनिटी का। द फ्रेज द मिसेस मूर यूजेस टू डिस्क्राइब क्रिश्चियनिटी, लिटल टॉकेटिव क्रिश्चियनिटी, सीम्स टू बी फॉस्टर्स व्यूज ऑफ दैट रिलीजन. He chooses to use many biblical allusions, often in an ironic manner, which point up what Christianity professes but does not practice. एक यहाँ पर हम लोगों को क्रिटिसिज्म दिखेगा क्रिश्चियनिटी के ऊपर,
उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अलूजन्स यूज़ किए, बिब्लिकल अलूजन्स, और आयरॉनिक मैनर के अंदर इन्होंने बात की। लेटेस्ट वीडियो के अंदर मैंने आयरनी डिस्कस की हुई है और कुछ फ्रेजेस भी वहाँ पे कोट की हैं कि डिफरेंट कैरेक्टर्स ने कैसे कैसे क्या क्या बोला, कहाँ पर आयरॉनिक हम लोगों को सिचुएशन दिखी। ठीक है, यानी कि वो खुद तो क्रिश्चियंस थे, लेकिन वो अपने रिलीजन को वो एज ए टूल भी यूज़ करते थे, लेकिन खुद वो कुछ ऐसा वैसा करते नहीं थे। The religion of the English in India takes second place to affairs of state and does not enter into the practical aspects of their lives. The events of the story lead the readers step by step to a consideration of Hinduism. प्रोफेसर गॉड बोले, ये हमारे पास है हिंदुज़म की मिसाल, हिंदुज़म के रिलीजन को ये डिपिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट्स मेन एक्सपोनेंट इज़ पिक्चर्ड एज अ मैन ऑफ पीस, अ मैन ऑफ विजडम हु रिफ्यूज़ेस टू बिकम इन्मिंस्ड इन द पेटी क्वारल्स ऑफ मैन। यानी कि ये पीस पसंद करने वाले और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और कभी भी किसी से लड़ाई झगड़े के अंदर ना उलझने वाले, मतलब सिंपल से इंसान थे ये। ठीक है, द शॉर्ट क्लाइमेटिक सेक्शन एट द एंड ऑफ द नावल शोज़ हिंदुज़म इन एक्शन। द लास्ट पार्ट के अंदर हम देखते हैं टेंपल के अंदर के रीबर्थ और रिकन्सिलेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। जब वो फेस्टिवल की सेरेमनी अटेंड कर रहे होते हैं वो लोग, वहाँ पे हम लोगों को हिंदुज़म का कॉन्सेप्ट दिखता है। The religious zeal of the participants in the festival causes them at least to suspend momentarily, if not to disregard entirely, any self-seeking for position as a leader, even though the Raja is near death. Hinduism too has its imperfections. Foster point out that in Mao, दो देर इज़ नो स्ट्राइफ, यानी कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था मुस्लिम और हिंदू के बीच में, लेकिन कन्फ्लिक्ट किसके अंदर था, ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण के अंदर। यहाँ पर इन्होंने हिंदुज़म का भी बताया कि उसमें भी इम्परफेक्शंस थी। ठीक है, द की फ्रेजेस इन रिकॉर्ड्स टू द कैरेक्टर्स आर द अंडरस्टैंडिंग हार्ट। अब यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स के थ्रू क्रिटिकली बताया जाएगा कि अजीज़ वार्म हार्टेड एंड impulsive possessive understanding, but his volatility reduces its effectiveness. अब अजीज़ का कैरेक्टर हमें बताया हुआ है, फिर एडला का बताया वो कोल्ड थी, ऑनेस्ट थी, लेकिन रिवर्स थी। मिसिस मूर का बताया हुआ है कि उनको काइंडनेस और इननेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, ये हम लोगों को दिखता है नावल के शुरू के अंदर, दोनों चीज़ें उनके अंदर, लेकिन फिर जब वो एक्सपीरियंस करती हैं केव के अंदर, फिर उनका सब कुछ ये गायब हो जाता है। एंड अंडरस्टैंडिंग विदाउट काइंडनेस इज़ ऑफ नो यूज़ टू हर। नेक्स्ट फील्डिंग हमारे पास आ जाएंगे। फील्डिंग इज़ द की फिगर हु डिवेलप्स विद द नॉवल। ही नॉट ओनली क्रॉसेस रेशियल एंड नेशनल लाइन्स, बट ही रिस्पॉन्ड्स एज दो दे डिड नॉट एग्जिस्ट. He professes atheism, but by the end of the novel, he has at least become personally aware of spiritual influences. Puzzled by the pleasing change in his wife after the encounter with Hinduism, he is intrigued by whatever it is that the Hindus seems to have found. यानी कि फील्डिंग की नेचर हम लोगों को थ्रू आउट द नॉवल चेंज होती हुई दिखी है। ठीक है, प्रोफेसर गॉड बोले, is not so much a character as a career for an ideology that suggests at least a theoretical answer to the question. Foster poses at the beginning of the book, can the Indian be friends with the English? जी, ये वो क्वेश्चन था जो जिसके इर्द गिर्द हम लोगों का नावल घूम रहा है। हम लोगों ने देखना है कि इसका आंसर हम लोगों को मिला कि नहीं। There is a historical aspect to this novel as well as a religious one. Foster concluded no nation can subjugate another without inflicting wounds that leaves deep scars. ये अब हम लोगों का फॉस्टर का कंक्लूजन दिख रहा है। No nation can be of service so long as the ruling nation holds itself superior and aloof. The book is not a strictly historical account because Foster is more concerned with social relationships than he is with history. But he does indicate the spirit of rebellion that is beginning to build in India and shows the English losing their grip on the government. ये थ्रू आउट द नावल जो हम लोगों को दिखती हैं ना चीज़ें, वो मैंने अलग अलग पर्सपेक्टिव से बताई हैं। क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर, कैरेक्टर्स के थ्रू, टाइटल के थ्रू, इंडिया के बैकग्राउंड के थ्रू, जो हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं। अभी हम लोगों ने कैरेक्टर्स का हम लोगों ने डिस्कस किया, अब फॉस्टर की हम लोग थिंकिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या है।
हिस्टोरिकल एंड साइकोलॉजिकल फिक्शन है ये। कलोनियल क्रिटिक है। क्रिटिसिज्म ऑन एडमिनिस्ट्रेशन है। फंडामेंटल स्लैकनेस दैट रिवील द इंटायर रेस। अपेरेंटली द टाइटल, अब यहाँ पे टाइटल के थ्रू हम लोगों को पता चलेगा क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर कि कैसे वो क्रिटिसाइज़ हुआ है और क्या क्या हुआ है। अब हम टाइटल को क्रिटिकली देखते हैं। Apparently, the title may signify a journey to India, but as a master of fact, there is more than that. It is a journey of mind in search of virtues, a journey of soul to understand thoroughly what India really is. Title is reference to Walt Whitman's poem A Passage to India. In the poem, Whitman takes his reader on an imaginary journey through time and space. E.M. Foster was quite a free thinker, and his approach toward life and different characters is not tainted by any prejudice, different biases, or ideological context. Because he is liberal, he seemed to be honest, he was humanist. A person who believe in compassion above all kind of barriers. क्रिटिकली टाइटल के अकॉर्डिंग हम लोगों को देखने में क्या लगता है और है क्या, और फिर ई.एम. फॉस्टर ने क्या बताया हम लोगों को। और ई.एम. फॉस्टर ख़ुद भी लिबरल थे, ह्यूमनिस्ट थे, फ्री थिंकर थे। उनकी अप्रोच लाइफ की डिफरेंट थी, उनका देखने का स्टाइल डिफरेंट था, ये हम लोगों ने देखा। His purpose is to bring the people close to each other. His presentation of the native people is respectable. He gives them dignity. The way he depicts the society is very real. यानी कि हमें इनकी राइटिंग के अंदर रियलिज़म भी दिखता है, और इनको सोशल रिलेशनशिप्स का बहुत ज़्यादा ख्याल था, और उन्होंने इनकी राइटिंग भी हम लोगों को उसके ऊपर दिखती है क्योंकि ये ह्यूमनिस्ट थे। तो इन्होंने जो नेटिव पीपल को अपने नावल के अंदर प्रेजेंट किया है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल वे के अंदर दिखता है। द मेजर कंसर्न ऑफ द नॉवलिस्ट इज़ नॉट टू ब्रॉडन द गैप एंड split between two communities presented here. Rather, he seems more considerate to bring up the people close to infuse compassion in the existing relationships for purpose of making them permanent and long lasting. यहाँ पे हम लोग राइटर का पर्पस देख रहे हैं कि राइटर का पर्पस ये नहीं था कि उन दो नेशंस या दो कम्युनिटीज़ के बीच में और ज़्यादा फासला बढ़ा दे। उसका मकसद ये था कि वो दो कम्युनिटीज़ को साथ लेकर आए, उनको इकट्ठा रखे और उनका इफ़ेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहे और परमानेंट रहे। जो उन्होंने क्वेश्चन शुरू के अंदर उठाया था, क्या डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग एक जगह रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ टॉलरेट कर सकते हैं, और सिर्फ टॉलरेट नहीं, क्या एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करेंगे वो। अब उसी की गिर्द हम लोगों का सारा नावल घूमेगा और उसी के हम लोगों को वो चीज़ें बताएंगे और हम लोगों को डिफ़ाइन करेंगे कैसे, क्या और क्यों से होगा। That is work of a humanist. He gives respect to the native people to close them together. क्योंकि वो ह्यूमनिस्ट थे और उन्होंने भी वही वर्क अपना और उन्होंने भी वही ड्यूटी अपनी पूरी की जो कि एक ह्यूमनिस्ट को करनी चाहिए थी। आगे हम लोग देख लेते हैं थीम्स को कि इस नावल के अंदर हम लोगों को कौन कौन सी थीम्स दिखती हैं। सबसे पहले आ जाएगा कल्चर क्लैश, ईस्ट एंड वेस्ट। जिस तरह रुडयार्ड किपलिंग है एक ब्रिटिश पोइट, उन्होंने क्या कहा ईस्ट और वेस्ट के बारे में कि ईस्ट इज़ ईस्ट एंड वेस्ट इज़ वेस्ट एंड नेवर द ट्वेन शैल मीट। अब टर्टन जो है, अब हम लोग कैरेक्टर्स के थ्रू देखते हैं। टर्टन टेल्स फील्डिंग दैट आई हैव नेवर नोन एनीथिंग बट डिज़ास्टर रिजल्ट व्हेन इंग्लिश पीपल एंड इंडियंस अटेम्प्ट टू बी इंटीमेट सोशली। यानी कि अब टर्टन जो है 25 ईयर्स से इंडिया के अंदर रह रहा था। वो फील्डिंग को क्या बताता है कि जब भी सोशल इंटीमेसी होती है इंग्लिश पीपल की और इंडियंस की, तो क्या होता है, सिर्फ डिज़ास्टर होता है, रिज़ल्ट बस यही निकलता है। कल्चर क्लैश सिर्फ ईस्ट एंड वेस्ट का नहीं है, मुस्लिम और हिंदूज़ का भी दिखेगा इसके अंदर, क्योंकि उन दोनों के ट्रेडिशंस डिफरेंट थे, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ डिफरेंट थी। ठीक है, तो इस थीम के अंदर आप लोग ये भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंडशिप हम लोग ई.एम. फॉस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, और उनके बारे में ये मशहूर है कि फ्रेंडशिप या कंट्री, आप इन दोनों में से किस चीज़ को चुनेंगे, तो वो फ्रेंडशिप को चुनेंगे और कंट्री को बेट्रे कर देंगे। वी सी दिस थीम थ्रू आउट द नावल। फर्स्ट, Aziz and his friends Hamidullah and Mahmood Ali. Then friendship between Indians and British. Then friendship between Aziz and Mrs. Moore in the mosque. Then friendship with Cyril Fielding. Then Aziz also curious about friendship with God Bole, and book also concludes with a conversation between Aziz and Fielding about the possibility of friendship. यानी कि इन जगहों पे हम लोगों को फ्रेंडशिप की थीम दिख रही है। सबसे पहले अजीज़ और उसके दोनों फ्रेंड्स बैठ के
बातें कर रहे होते हैं किस बारे में, फ्रेंडशिप इंडिया और ब्रिटिश के बारे में, कि इनकी ब्रिटिश की और इंडियंस की आपस में फ्रेंडशिप हो सकती है कि नहीं। उसके बाद हम लोगों को अज़ीज़ की और मिसेस मूर की फ्रेंडशिप दिखती है कि इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है। फिर हम लोगों को दिखता है कि अज़ीज़ की और फील्डिंग की फ्रेंडशिप हो गई है, और फिर देन अज़ीज़ गॉडबोले को फ्रेंड बनाना चाहता है। उसके बाद हम लोगों को नावल के एंड पर दिखता है कि अज़ीज़ और फील्डिंग अपनी, जब नावल कंक्लूड हो रहा होता है तब भी फ्रेंडशिप की पॉसिबिलिटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि हम दो कंट्रीज़ की फ्रेंडशिप होगी कि नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक वर्सेस प्राइवेट लाइफ। पर्सनल फीलिंग्स नॉट इंक्लूडेड इन फ्रंट ऑफ ड्यूटीज़। यहाँ पर हम लोगों को कुछ कैरेक्टर्स दिखेंगे जिनके लिए ड्यूटी ड्यूटी है और पर्सनल लाइफ पर्सनल है, यानी कि ड्यूटी उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब रॉनी, टर्टन, कैलेंडर पुट देयर जॉब्स अबव वट एवर पर्सनल डिज़ायर्स दे मे हैव, यानी कि वो अपनी ड्यूटीज़ को आगे रखते हैं और अपनी पर्सनल डिज़ायर्स को पीछे रखते हैं। अब रॉनी की इंगेजमेंट टूटने का एक सबब ये भी था क्योंकि वो ड्यूटीज़ को प्रायोरिटीज़ पर रखता था। नेक्स्ट हम लोगों को दिखेगी एम्बिग्यूटी। डाउट एंड एम्बिग्यूटी सराउंड्स टू की इंसिडेंट्स इन द बुक अकर एट द मार्बर केव्स। मार्बर केव्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोगों को ये वाली थीम दिखेगी, कन्फ्लिक्ट्स, मिस्टीरियसनेस, मीनिंगलेसनेस, एम्प्टीनेस, डाउट्स, ये सब कुछ हमें दिखेगा। अब एडला जो है उसको नहीं पता कि उसको किसने अटैक किया है, उसको अटैक किया भी है कि नहीं किया, और अगर किया है तो अज़ीज़ ने किया ही या किसने किया है, वो डाउट में है। सबसे बड़ा हम लोगों को इंसिडेंट जो क्लाइमेक्स सीन आता है वो मार्बर केव्स के अंदर ही आता है, जब एडला चार्ज लगाती है अज़ीज़ के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब अज़ीज़ जो है जब वो अरेस्ट हो जाता है उसको भी अभी डाउट है अपनी इनोसेंस के ऊपर। यहाँ पर भी अज़ीज़ की इनोसेंस के ऊपर डाउट हो रहा है। उसके बाद मिसेस मूर हैं, उनका एक्सपीरियंस जो हुआ केव के अंदर, उन्होंने जो इको सुनी उसके बाद उन्होंने फ़ील किया कि जी उनका रिलीजियस फेथ सब कुछ मीनिंगलेस है। And Mrs. Moore experience at the caves, she only hears one echo and suddenly feels that everything, including her religious faith, is meaningless. So powerful is the doubt that fills Mrs. Moore that she loses her grip on life. कि इसकी पावर, डाउट की इतनी पावर थी। नेक्स्ट है गॉड एंड रिलीजन। E.M. Foster was not a religious man nor a religious writer. However, religion is a major preoccupation in the book. India is seen as a meeting point of three of world's historic religions: Islam, Christianity, and Hinduism. Indeed, the three parts of the book, mosque, cave, and temple, generally corresponds to these religions. ये जो तीन हिस्टोरिक, मतलब हम जो पूरी दुनिया के अंदर तीन ज़्यादातर रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है ना, वो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुज़म है। और इन तीनों की डिपिक्शन हम लोगों को दिखती है इस नावल के अंदर। इस्लाम, मॉस्क को, क्रिश्चियनिटी, केव को, टेम्पल, हिंदुज़म को। ये बुक के पार्ट्स हैं थ्री, और इन थ्री पार्ट्स के अंदर इन थ्री रिलीजन्स का हम लोगों को दिखता है। ठीक है, तो ये थीम भी इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट हम लोगों को थीम ऑफ रेस दिखती है, थीम ऑफ ह्यूमैनिटी दिखती है, थीम ऑफ सोशल इंटरेक्शन दिखते हैं, थीम ऑफ कलोनियलिज्म दिखती है, डिफ़िकल्टी ऑफ इंग्लिश इंडियन फ्रेंडशिप दिखती है, यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स दिखती है, मॉडल ऑफ इंडिया दिखता है, इन द नेग्लिजेंस ऑफ ब्रिटिश कलोनियल गवर्नमेंट दिखती है। ये सारी थीम्स थी इसकी। नेक्स्ट मूव करते हैं सिम्बल्स। Although A Passage to India is a realistic novel, it also contains many symbolic elements. Most obvious symbols are those that give the titles of the book's three sections: mosque, cave and temple. Mosque, cave and temple, ये तीन हम लोगों के पास symbols हैं। ठीक है, इनको हम लोग यूज़ करेंगे। Mosque is a symbol of peace and by contrast is a symbol of real India. Also represents symbol of truth of Islam and love. Cave is a symbol of darkness, featureless, meaningless, mystery, muddle, loneliness, emptiness, nothingness. Hollowness of Marabar caves, ये भी symbol है। Echoes represent emptiness. Echoes produced through communication, and communication built a relation. From that echo, Mrs. Moore realized that these two communities can't be close to each other. So this is all nothingness. Echoes signify a nature
Recall, so those who are trying to close to each other apart now from each other. यहाँ पर हम लोगों के पास इको भी सिंबल है, कम्युनिकेशन भी सिंबल है। ग्रीन बर्ड ये भी सिंबल है। ये किस चीज़ का सिंबल है? मेडल ऑफ इंडिया। बर्ड पॉइंट्स डिफरेंट टेंशन बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियंस। ये हम लोगों के पास सिंबल्स हैं। मॉस्क, केव, टेम्पल। उसके बाद हम लोगों को हॉलोनेस ऑफ मार्बल केव्स भी सिंबल दिखती है, इकोस भी दिखती हैं सिंबल के अंदर और कम्युनिकेशन भी दिखती है। उसके बाद ग्रीन बर्ड भी दिखता है। ठीक है, ये सारे सिंबल्स हैं इसके अंदर यूज़ हुए हुए। अ पैसेज टू इंडिया एज एन अटैक ऑन ब्रिटिश imperialism. This novel sheds light on E.M. Foster's attack against British imperialism. In colonial India explored the relationship between the colonized and the colonizer. Colonialism क्या होता है? Colonialism is a practice of dominion which involves the subjugation of one people to another. It argues that acquiring position in imperialistic administration makes Anglo-Indians so poignant that they start making racial prejudgment about the Indians. This attitude damaged the possibility of establishing friendship between Indians and the British. Novel exposes the root causes of this crisis, and a crisis can occur not only between civilizations but within a community also. Foster's attempt to show how the colonized became the victim by the colonizers, the disgusting attitudes of the rulers, and the hatred of the Indians was the core cause of the tension in India. Foster's novel is a classic example of how different cultures, when forced to intermix, misunderstand each other and what consequences are of these misunderstandings. Foster's novel deals with the failure of human beings able to communicate satisfactorily and their failure to eliminate prejudice to establish human relationships. Foster suggests that British rule in India could be successful and respectful if only English and Indians treated each other as Fielding and Aziz treat each other, as worthy individuals who connect through frankness, intelligence and goodwill. यहाँ पे उन्होंने अपने क्वेश्चन का आंसर दिया है कि कैसे ये दो कम्युनिटीज़ जो हैं वो मिलकर रह सकती हैं। जिस तरह उन्होंने अपने नावल के अंदर दो कैरेक्टर्स के थ्रू हम लोगों को दिखाया है, वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं अपने फ्रेंड के साथ। Foster's final vision of the possibility of English-Indian friendship is a pessimistic one, yet it is qualified by the possibility of friendship on English soil, as the landscape itself seems to imply at the end of novel. Such a friendship may possible eventually but not yet. ऐसी फ्रेंडशिप हो सकती है लेकिन अभी तक हुई नहीं। Foster spent large section of the novel characterizing different typical attitudes the English hold toward the Indians, whom they control. He emphasized on the racial differences received more importance than that on cultural differences. For example, clubs in Chandrapur includes white people, नो इंडियंस अलाउड देयर, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिखती है। जो वाइट पीपल ने वहाँ पर क्लब्स बनाए हुए थे उसके अंदर इंडियंस अलाउड नहीं थे। In fact, the colonizers never truly intend to interact with the colonized, as they believe only in domination and submission, not in relation, and this temperament turns the colonizer into a master, a slave driver, a prison guard, above all a god. यहाँ मैंने phrase ली है रोनी की कि hence Ronnie does not hesitate to say India like gods and Englishmen like posing as gods. एक और करेक्टर है MC ब्राइड, वो कहते हैं कि वाई मिक्स योर सेल्फ अप विथ बिच एंड द डार्कर रेसेस आर फिजिकली अट्रैक्टेड बाय द फेयर बट नॉट वाइस वर्सा। ये सारी जो थी और इंडिकेटिव ऑफ द colonizers फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड रेशियल एंटागोनिज्म, यानी कि उन्होंने जाके वहाँ पर जो colonization का रूल शुरू किया था, गए किसी मकसद के लिए थे और वहाँ पर जाके अपने आप को समझने कुछ लग गए थे। तो ये सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है फॉस्टर ने। ठीक है,
और मैंने फ्रेजेस ऐड की हैं कि वो लोग समझते क्या थे। रॉनी जो था वो खुद को गॉड, वो समझता था कि इंग्लिश मैन जो है वो एक गॉड है और उनके लिए कोई मसीहा बनकर आया, जो चाहिए लोकल इंडियंस को वो बस उन्हीं के आगे आके हाथ फैलाए और जो वो कहे उनकी बात माने। और जो एमसी ब्राइट थे और वो अपने आप वो क्या कहते थे कि जो डार्क स्किन के पीपल हैं ये फिज़िकली अट्रैक्टेड होते हैं फेयर स्किन के पीपल की तरफ, और ऐसा बट नॉट वाइस वर्सा, और यह उलट नहीं है, यानी कि डार्कर हमेशा आएगा फेयरर की तरफ, फेयरर कभी नहीं जाएगा डार्कर की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं डिपिक्शन ऑफ लोकल इंडियंस एंड ब्रिटिश कम्युनिटी। ब्रिटिश कम्युनिटी और लोकल इंडियंस, इन दोनों की डिपिक्शन कैसी हुई है नॉवल के अंदर, फॉस्टर्स ने कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डिपिक्ट किया है, देखते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश कम्युनिटी, एरिया दे ओन हैव वेल मेंटेन्ड ग्रीनरी ऑल अराउंड क्लीनलीनेस, यानी कि ब्रिटिश कम्युनिटी के पास जो एरिया था, जिस जगह वो रह रहे थे, वो कैसा था। सपोर्ट द आइडिया ऑफ इम्पीरियलिस्ट, क्रूअल, prejudiced, biased, intolerant, crazy, well educated, all their policies manipulative, exploitative, use their religion as a tool. Behavior of the Britisher toward Indians क्या था, visible distance, कि उनसे distance रखना है हमने। Britishers who have responsibilities to fulfill, they have power of wealth and knowledge, strong economically। ये सारे ब्रिटिश कम्युनिटी की डिपिक्शन थी इस नावल के अंदर कि जो एरियन के पास था वो कैसा था, वो खुद कैसे थे और उन लोगों की सोच कैसी थी, और उन्होंने अपने रिलीजन को एज ए टूल यूज़ किया, और उनके पास नॉलेज की भी पावर थी और वेल्थ की भी पावर थी, ठीक है, और उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो उन्होंने पूरी करनी थी। लोकल इंडियंस को देखते हैं अब। एरिया दे हैव गिवन डर्टी, जिस जगह पर वो लोग रह रहे थे वो एरिया बहुत ज़्यादा गंदा था, जबकि अगर हम लोग इन कंट्रास्ट देखें, जो ब्रिटिश कम्युनिटी के पास एरिया था वो वेल मेंटेन था, ग्रीनरी थी और क्लीनलीनेस थी। और इंडियंस को कैसे एरिया के अंदर रिप्रेजेंट किया, कंपैशनेट थे, लॉयल थे, रेडी टू सोशल इंगेज विद इंग्लिश, टॉलरेंट, स्पोर्टिव, स्टैंड विद देयर रिलीजन। Britisher thinks they are rustic people. Britisher rule there because of military power. Indians are subjugated, boredom in their lives because of their circumstances. They are living the lives without any purpose. अब यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन लोगों के अंदर डिफरेंस दिखता है। जो ब्रिटिश कम्युनिटी थी वो क्रूअल थी, जबकि ये लोग कंपैशनेट थे, लॉयल थे। वो लोग इन लोगों से फासला रखना चाहते थे, जबकि ये लोग रेडी थे सोशल इंगेज होने के लिए, फ्रेंडशिप के लिए। वो लोग इनटॉलरेंट थे और ये लोग टॉलरेंट थे, ये लोग सपोर्टिव थे। उन लोगों ने, ब्रिटिश कम्युनिटी ने रिलीजन को यूज़ किया एज ए टूल, और ये अपने लोकल इंडियंस अपने रिलीजन के साथ खड़े रहे। जो ब्रिटिश कम्युनिटी थी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी पूरी करने के लिए, लेकिन इन लोगों के पास बॉर्डम थी इनकी लाइफ्स के अंदर। इनके कोई गोल्स नहीं थे, इनके कोई पर्पसेस नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उन लोगों की सिचुएशन की वजह से, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, इस वजह से, ठीक है। उसके अलावा लोकल इंडियंस जो थे उनके पास ना नॉलेज थी ना वेल्थ थी, इनके पास दोनों पावर्स नहीं थी, जबकि ब्रिटिश कम्युनिटी के पास दोनों पावर्स थी। और इन्होंने रूल किस वजह से, किस तरीके से किया, मिलिट्री पावर की वजह से इन लोगों ने रूल किया, ब्रिटिश ने, ठीक है। और ब्रिटिशर्स थिंक्स दैट दे आर रस्टिक पीपल, यानी कि ब्रिटिश कम्युनिटी ये सोचती थी कि लोकल इंडियंस जो हैं वो रस्टिक हैं। बोथ शेयर स्काई ओनली, दोनों कम्युनिटीज़ रहती एक जगह पर थी, लेकिन उनके कल्चर, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ सब कुछ डिफरेंट थी। वो क्या चीज़ शेयर करते थे? सिर्फ एक स्काई, एक आसमान। दे डोंट शेयर एनी वैल्यूज़, दे डोंट शेयर एनी कल्चरल वैल्यूज़। Western people came to visit real India, but they are going to set colonial discourse about India. वो वहाँ पर विज़िट करने के लिए आए थे, रियल इंडिया देखने के लिए आए थे, लेकिन उन लोगों ने वहाँ जाकर अपने ही डिस्कोर्स सेट कर दिए और अपनी न्यू आइडियोलॉजी बना ली और कॉलोनीज़ बनानी शुरू कर दी। A suggestion to throw a bridge party and add local Indians community in it so they can intermix with them, a type of interaction between Western and local Indians. नावल के अंदर हम लोगों को दिखता है कि एक कैरेक्टर सजेस्ट करता है कि ब्रिज पार्टी हम लोगों को रखनी चाहिए
जिसके अंदर सोशल एक इंटरेक्शन होगा वेस्टर्न पीपल और लोकल इंडियंस के बीच में। एक ये चीज़ हम लोगों को दिखती है इसके अंदर। ये थी आज की वीडियो। यहाँ पर नॉवल हम लोगों का ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।